हेलो एंड वेलकम माय डियर पेरेंट्स एंड अमेजिंग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 का वीडियो डिस्कस करने वाले हैं जो कि एनएसओ का है, साइंस ओलंपियाड का। हम यहाँ पे पेपर डिस्कस करेंगे। एसओएफ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है जो कि ओलंपियाड्स कंडक्ट करवाती है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। उसका आज हम लोग एनएसओ दैट मींस साइंस का पेपर डिस्कस करने वाले हैं फॉर क्लास 4। पेपर पैटर्न की सबसे पहले बात करते हैं बच्चों। टाइम आपका जो है वो 1 आवर रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 35 रहेंगे। 3 सेक्शन में आपके क्वेश्चंस आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग से आपके 5 क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम साइंस एंड 5 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन का मतलब है HOTS, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। दैट मीन्स थोड़ा सा आपके ब्रेन को ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि वहां पे पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स होते हैं। बाकी के सारे क्वेश्चंस में पर क्वेश्चन 1 मार्क होता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। यहां पर हम लोग सिर्फ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सैंपल पेपर है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। बहुत सारी यहाँ पे आपको शेप्स गिवन है, क्यूब्स आपको फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले समझते हैं बच्चों क्यूब एक्चुअली होता क्या है। देखो 6 साइड होती है, आप सब लोगों ने डाइस को देखा होगा, तो वो क्या है, क्यूब है जो कि आपके 6 स्क्वायर साइज होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा वाला क्यूब है। देखो ये आपका हो गया 1 नंबर का क्यूब, देन उसके बाद में आपका हो गया ये 2 नंबर, देन 3 नंबर, देन आपका 4 नंबर, 5 नंबर, 6 number, 7 number, and this is your 8 number. That means there are 8 cubes in the given figure. So the correct answer should be option number A. Next question is फाइंड द नेक्स्ट फिगर इन द गिवन पैटर्न। आपको एक पैटर्न गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा फिगर यहाँ पे आएगा। देखो बच्चों यहाँ पे जो फर्स्ट है आप इसमें देख सकते हो, सेकंड में क्या हुआ है, ये एक जगह शिफ्ट हो गई है। दैट मीन्स ये जो सर्कल यहाँ पे था वो शिफ्ट होके यहाँ आ गया है, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, एंड सिमिलरली ये जो हार्ट था वो कुछ इस जगह पे शिफ्ट हो गया है सेकेंड वाली पोजिशन में। सिमिलरली अगले वाले में भी क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपका सर्कल था वो सर्कल एक जगह शिफ्ट आगे शिफ्ट हो गया है, देन अगेन आपका ट्रायंगल है वो आगे शिफ्ट हो गया है। इस तरीके से एक एक स्टेप हम शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो अब आप देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया है, आपका जो सर्कल है वो इस जगह पे शिफ्ट हो गया है। तो अब नेक्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, ये वाला जो सर्कल है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पे। तो सबसे पहले तो आप देखो कि इस जगह पे सर्कल किसमें, वो है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। दैट मीन्स ए और डी को तो हम यहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं, यहीं से हटा सकते हैं। नाउ अब इन दोनों में से कौन सा होगा, अब आप देखो सर्कल आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स हार्ट जो है वो आपका यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, तो आपका हार्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। सिमिलरली ये जो ट्रायंगल था वो कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में आगे की तरफ, तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स आवर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया है। सिर्फ पैटर्न आपको फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, एक आपके हर स्टेप में शिफ्ट होते जा रहे हैं ये पैटर्न्स। Now the next question is, if a certain code language, if board is written as this, rope is written as this, then pair will be written as। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोड लैंग्वेज गिवन है। अब आप देखो ये जो डॉलर का सिंबल है ये हमारा क्या है, B है, देन उसके बाद में ये O के लिए है, दिस परसेंटेज इज फॉर A, हैश इज फॉर R एंड 6 फॉर D। सिमिलरली यहाँ पे ये जो है वो R के लिए है, 3 इज फॉर O and 5 is for P and alpha @ is for E. Now we have to find out PEAR. What is the code for P? P के लिए देखो कौन सा कोड है, P के लिए है 5। ठीक है बच्चों, E के लिए कौन सा कोड है, @ देन उसके बाद A के लिए कौन सा कोड है, A के लिए आपका है परसेंटेज, एंड देन R के लिए आपका कौन सा कोड है, R के लिए आपका हैश। तो दैट मीन्स 5 @ परसेंटेज हैश इज इन ऑप्शन नंबर डी। इतना सिंपल है। सिंपली आपको क्या करना है, जो लॉजिक्स यहाँ पे गिवन है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। नाउ इट्स अमेजिंग टाइम क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। द गिवन पिक्चर शोज द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की लाइफ स्टेज हमने सबने देखी होगी, पढ़ी होगी। Arranged randomly, select the stage of its life cycle during with it most
एक्टिव ईटर, जब सबसे ज्यादा ये खाता है, एंड लीस्ट एक्टिव, और सबसे कम खाता है, वो स्टेजेस। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमें पहले बटरफ्लाई की साइकिल समझनी है। सबसे पहले बटरफ्लाई क्या देती है, एग्स यहाँ पे देती है, ठीक है। फिर एग से क्या बन जाता है, आपका फेवरेट कैटरपिलर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, कैटरपिलर बन जाता है। देन उसके बाद में ये और ज्यादा खा खा के, बहुत सारा यहाँ पे मलबरी लीव्स को खा खा के यहाँ पे क्या बन जाता है, ये प्यूपा, ये बिल्कुल रिलैक्स वाली स्टेज में चला जाता है, और फिर अपने आप को रेडी करता है, प्रिपेयर करता है क्या बनने के लिए, ये सुंदर सी बटरफ्लाई बनने के लिए अपने आप को ये प्रिपेयर करता है। क्लियर हो गया है सारे बच्चों को, ये बटरफ्लाई की क्या है बच्चों, लाइफ साइकिल है, ठीक है। देन इसके बाद में अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे ज्यादा कब खाता है, जब वो कैटरपिलर होता है, मलबरी लीव्स को सबसे ज्यादा खाता है, और सबसे कम कब खाता है, जब वो प्यूपा बनता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो है ई है, ये तो क्या हो गया, मोस्ट ईटर वाली कंडीशन हो गई। सो ई इज इन ऑप्शन नंबर बी एंड एफ इज फॉर लीस्ट ईटर, सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सारे बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग सो नाइस, वेल डन। किसी को कुछ नहीं भी आ रहा है, इट्स टोटली फाइन, वी आर डूइंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओवर हियर, ओके। आने वाले वीडियोस में किस टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आपका जो एनएसओ का एग्जाम है वो बेस्ट हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में नहीं बता पाए, जिसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं वहां जाकर के बताएं, क्योंकि ये किड्स का सेक्शन है, किड्स का वीडियो है, तो हमें कमेंट्स यहाँ पे ऑफ करने पड़ते हैं। सो विच ऑफ दीज इलस्ट्रेट सी ब्रीज। अब सबसे पहले तो बच्चों आपको सी ब्रीज और विंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो क्या होता है, सिंपली आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ब्रीज मतलब होती है ठंडी हवा, ठीक है। तो जब सी से ब्रीज आ रही हो, सी से ठंडी हवा आ रही हो, तो हम उसको बोलेंगे सी ब्रीज, और जब लैंड से ठंडी हवा आ रही हो तो हम उसको बोलेंगे लैंड ब्रीज। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लैंड से ठंडी हवा आ रही है, तो हमने इसको बोल दिया कि लैंड ब्रीज। जब सी से ठंडी हवा आ रही है, यहाँ देखो ये सी से ठंडी हवा आ रही है, तो उसको हमने बोल दिया सी ब्रीज। तो जब सी से ठंडी हवा आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। बी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लैंड से जा रही है, ये लैंड ब्रीज को डिफाइन कर रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो अगेन ये और ये तो फिर वैसे भी नाइट टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे डे टाइम की बात कर रहे हैं। फिर अगेन यहाँ पे उल्टा दिखा रखा है कि ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, जबकि हमेशा क्या होता है, एक एरो की फॉर्म में ये चलती है। अगर इधर से जा रही है तो इस तरीके से वापस होके यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे ये अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब गलत यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं एरोज। करेक्ट एरो क्या है कि यहाँ से सी से ब्रीज आई, लैंड के ऊपर आई, लैंड को ठंडा किया और ऊपर चली गई, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब हम लोग बीचेस पे जाते हैं, ठीक है, गोवा घूमने गए होंगे आप लोग कभी, तो वहां पे क्या होता है, शाम के टाइम हम लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिन के टाइम पे क्या हो रही है, वहां पे लैंड पे बहुत ज्यादा हीट हो रही है, ठीक है। इसका डिटेल कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग क्लास 7 में जाकर के पढ़ोगे। सिंपली क्या समझना है, सी से जब ब्रीज आए तो उसको सी ब्रीज बोलेंगे, लैंड से जब ब्रीज आएगी तो लैंड ब्रीज हम उसको बोलेंगे। एरो का ध्यान रखना है। The next question is, dash is an imaginary line that runs from North Pole to the South Pole. It is tilted at an angle of 23.5 degree. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या समझना है बच्चों, ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल है, ये आपका क्या है बच्चों, साउथ पोल है, ठीक है। तो हमें जो ऑप्शन गिवन है उसमें बोला है कि जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे लाइन जा रही है, इसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। मतलब आप ये एक्चुअल में होती नहीं है, बस इसको हम मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। सो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों, और ये कितने डिग्री पे टिल्टेड होती है, 23.5 डिग्री पे ये टिल्टेड होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। अब आप समझो बाकी के ऑप्शंस। इक्वेटर क्या होती है बच्चों, ये जो सेंटर में से लाइन निकलती है ना, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। सो ये तो हमने इसकी तो बात ही नहीं की। सेंटेंस में तो क्या बोला है कि इमेजिनरी लाइन दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, तो इक्वेटर आपका ये वाला होता है। ऑर्बिट की हम बात करें, ऑर्बिट का मतलब होता है बच्चों, जैसे हम बोलते हैं ना कि लेट्स से ये सन है आपका, ठीक है,
अब सन के चारों तरफ ऐसे क्या है, अर्थ अपना चक्कर लगाती है, तो ये जो है, ये जो रास्ता है इसका, इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। क्लियर हो गया है सबको? तो ऑर्बिट भी नहीं हो सकता, इक्वेटर भी नहीं हो सकता, सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, जिसको कि हम एक्सिस बोलते हैं, अर्थ की एक्सिस। Next question is the food prepared by the leaves is used by the plants for their daily activities। ठीक है, खाना कौन बनाता है प्लांट्स में? उसके कौन बनाता है? उसकी लीव्स बनाती है। ठीक है, उनके किचन होती है, लीव्स को उसकी किचन भी बोला जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में है द एक्सेस फूड गेट्स स्टोर्ड एज स्टार्च इन। कहाँ पे स्टोर होता है? रूट्स में स्टोर होता है क्या, स्टेम में होता है क्या, फ्रूट्स में होता है क्या, या फिर तीनों में होता है? चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ये क्या है? आपकी फेवरेट कैरेट। ठीक है, तो ये कैरेट है, ये किसका है? ये जो आपकी वेजिटेबल है उसका कौन सा पार्ट है? ये रूट पार्ट है। ठीक है, सिमिलरली पोटैटो, फ्रेंच फ्राइज कौन खाता है? तो ये प्लांट का कौन सा पार्ट है? ये स्टेम पार्ट है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी तो रूट ही होती है, ये भी तो हम लोग हमेशा जमीन के अंदर से निकालते हैं, अर्थ के अंदर यहाँ पे इसको डिग करके निकालते हैं, बट बच्चों ये मॉडिफाइड स्टेम होती है। ठीक है, तो ये क्या है? प्लांट का स्टेम पार्ट। और ये आपका फेवरेट है, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एप्पल क्या हो गया? एप्पल जो है वो आपका फ्रूट पार्ट हो गया। दैट मीन्स ये जो एक्स्ट्रा फूड है वो तो सभी तरीके से स्टोर हो रहा है, वो रूट की फॉर्म में भी स्टोर हो रहा है, स्टेम की फॉर्म में भी हो रहा है, और फ्रूट की फॉर्म में भी हो रहा है। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, कि जो भी लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है वो हमारा कहीं पर भी स्टोर हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Refer the given conversation. Me too, Mama. Please stitch a cotton frock for my doll. ठीक है, मीतू ने बोला कि मम्मा मेरी डॉल के लिए आप कॉटन फ्रॉक को स्टिच करना, सिल देना। मदर, श्योर मीतू, शी मस्ट बी फीलिंग डैश वेयरिंग वुलन इन डैश। ठीक है, अब मम्मा ने बोला कि ठीक है बेटा, श्योर शी विल बी फीलिंग, उसको क्या फील हो रहा होगा? डैश वेयरिंग वुलन, उसको गर्म कपड़े पहन के क्या फील हो रहा होगा? गर्म कपड़े पहन के हॉट फील हो रहा होगा, कोल्ड फील हो रहा होगा, वेट फील हो रहा होगा, या फिर कोल्ड? सिंपल सी बात है कि उसको गर्म कपड़े पहन के हॉट फील हो रहा होगा। ठीक है, हॉट फील हो रहा होगा, फीलिंग हॉट, वेयरिंग वुलन इन समर। गर्मी में जब आप गर्म कपड़े पहनोगे, गर्मी में अगर आप स्वेटर्स पहनोगे तो आपको क्या फील होगा? गर्मी लगेगी ना। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना था कि क्या क्या ऑप्शंस में फिल इन द ब्लैंक्स में आना चाहिए था। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंसली सोच के समझ के आपको सेंटेंस में ना ये वर्ड्स रख के देखने होते हैं। जैसे फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे फीलिंग कोल्ड, वेयरिंग वुलन इन समर। समर में जब क्या ये कोल्ड फील हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर अगेन फीलिंग वेट, गीला गीला सा महसूस होगा क्या? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। देन फीलिंग कोल्ड वेयरिंग वुलन्स इन विंटर, विंटर्स में पहनेंगे तो हमें कूल थोड़ी फील होगा, हमें तो विंटर्स में हॉट फील होगा ना। तो दैट मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इस तरीके से आपको ऑप्शंस को रख रख के इसको चेक करना है कि क्या आपको करेक्ट होना चाहिए। एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम अचीवर सेक्शन। बच्चों आपको क्वेश्चन छोड़ने नहीं होते हैं। कई बार होता है ना कि हमने लास्ट के क्वेश्चन छोड़ दिए। ये जो पर क्वेश्चन मार्क्स है वो 2 मार्क्स है, तो आपको इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। बस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, कैसे उनको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या ट्रिक्स अप्लाई करनी चाहिए वो हम समझते हैं। The given graph shows the amount of changes in number of fish in a water body। ये आपको वाटर बॉडी का एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये भी आपको क्वेश्चन को भी बहुत केयरफुली रीड करना होता है बच्चों, क्योंकि कई बार हम लोग मिस्टेक सिर्फ क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और करेक्ट पे टिक कर देते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद में फर्स्ट स्टेटमेंट है एट टाइम पी के समय पे क्या हो रहा था? Some factory was established near the water body that discharge its used water in it। अब फैक्ट्री जब लगाते हैं बच्चों तो फैक्ट्री से क्या निकलता है? गंदा पानी निकलता है। तो जब गंदा पानी वाटर बॉडी के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा? फिश को क्या कर देगा? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फिश को ये रिप्रेजेंट कर देगा, तो धीरे धीरे वो फिशेस क्या होने लगेगी? कम होने लगेंगी। तो यहाँ पे आपका ग्राफ देखो, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ये तो आपका क्या हो गया? करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? इनकरेक्ट। At time Q, the factory was relocated to some other part away from the water body।
क्यू के टाइम पे क्या हुआ कि लगता है कि उस फैक्ट्री को कहीं और जगह रीलोकेट, दूसरी जगह पे एस्टैब्लिश कर दिया है, दूसरी जगह पे रीलोकेट कर दिया है। तो दैट मीन्स ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है फैक्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी है वो क्या हो रहा है, वो आपका कम हो गया और धीरे धीरे आपकी जो फिशेस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई है। तो दैट मीन्स दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट। Now the next option is at time R large amount of oil was accidentally spilled into the water body। कि R के टाइम पे क्या हुआ, अचानक से क्या हो गया बच्चों, वो ऑयल स्पिल हो गया है। ठीक है, और जब ऑयल स्पिल हो जाता है आपको पता है वाटर में, तो वाटर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, और वाटर खराब होने की वजह से जो फिश है वो आपकी बढ़ेंगी या कम होगी। वाटर अगर डर्टी हो गया है या खराब हो गया है, तो अगर वाटर खराब हो गया है तो फिश भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। सडनली आर पे आके फिशेस क्या हो गई है, ड्रॉप हो गई है, वहां से फिशेस बिल्कुल कम होनी स्टार्ट हो गई है। दैट मीन्स ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज एट टाइम एस अ न्यू फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड नियर द वाटर बॉडी। कि एस के टाइम पे एक नई फैक्ट्री बना ली गई है। तो बच्चों देखो, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों है? और यही आपका करेक्ट आंसर है। क्यों इनकरेक्ट है? देखो, अगर नई फैक्ट्री बनती है, ठीक है, नई फैक्ट्री बनती है, दैट मीन्स वहां से ज्यादा गंदा पानी वाटर बॉडी के अंदर जाएगा, और गंदा पानी ज्यादा जाएगा तो वहां पे क्या होगी, फिशेस जो है वो एकदम से कम हो जाएंगी ना। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एस पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो धीरे धीरे बढ़ रही है, एस के बाद में धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, अगर कोई भी वहां पे फैक्ट्री बनती है तो सडनली वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे गंदा पानी ज्यादा जाएगा, डर्टी वाटर ज्यादा जाएगा, और फिशेस जो है वो एकदम से कम होंगी। लेकिन एकदम से यहाँ पे कम नहीं हो रही है, यहाँ पे तो उल्टा बढ़ रही है। सो दैट इज व्हाई दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछा था, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। द गिवन ग्राफ शोज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इन 3 सैंपल्स P, Q, R। यहाँ पे सैंपल्स आपको गिवन है, हैविंग वाटर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, जो कि डिफरेंट स्टेट्स में है। क्या है समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैव, कौन सा आपको करेक्ट नहीं है, वो स्टेटमेंट यहाँ पे एक्स और वाई को पहचानना है। सिंपली समझो, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, ये जो है पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को यहाँ पे शो किया हुआ है। तो देखो ये Q जो है ना बच्चों, ये क्या हो रहा है, ये Q क्या है, आप देखो सबसे पास पार्टिकल्स है Q के अंदर। ठीक है, तो सबसे पास पार्टिकल्स है, दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, ये आपका सॉलिड होगा। क्लियर हो गया बच्चों, ये आपका सॉलिड होगा, क्योंकि सॉलिड के अंदर ये देखो जो पार्टिकल्स है ये क्या है, बिल्कुल पास है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है ये सब बहुत ही ज्यादा पास है। ठीक है, क्योंकि ये जो है, ये ग्राफ आपका जो है पार्टिकल्स को ही शो कर रहा है। देन उसके बाद में R जो है, R क्या होगा आपका, R विल बी लिक्विड। ठीक है, R क्या है आपका, लिक्विड होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सॉलिड के कंपैरेटिवली थोड़ा दूर है। सिमिलरली जो P है आपका, वो क्या होगा, वो आपका गैस होगा। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को कि आपका जो ये है वो आपका गैस होगा। सिमिलरली Q जो है वो सॉलिड होगा, R जो है वो आपका लिक्विड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को हमने समझा है कि यहाँ पे पास है, थोड़ा यहाँ पे कंपैरेटिवली दूर है, और गैस में तो और ज्यादा हमारा दूर पार्टिकल्स होते हैं। अब हमें सॉलिड लिक्विड गैस पता लग गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्स फिक्स शेप ओनली। एक्स जो है वो क्या है, ओनली फिक्स शेप होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी है। इसको समझते हैं कैसे, कि एक्स जो है उसकी फिक्स शेप होगी। आर क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो आर क्या है बच्चों, यहाँ पे इस आर क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो हमने बोला कि एक्स यहाँ पे क्या है, आर, आर मतलब कि फिक्स शेप। तो यहाँ पे आप देखो लिक्विड की क्या है, आर क्या है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा आपसे बच्चों। ठीक है, नॉट करेक्ट। तो लिक्विड जो है आपका, ठीक है, इसकी फिक्स शेप होती है क्या, नहीं होती है। दैट मीन्स ये इनकरेक्ट हो गया है। ठीक है, ये इनकरेक्ट हो गया है। सिमिलरली दूसरा ऑप्शन है, वाई क्या होना चाहिए, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम मतलब कि ये जो वाई है वो क्या होना चाहिए, वो सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, वाई शुड बी सॉलिड। तो सॉलिड कौन है यहाँ पे, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड कौन है यहाँ पे, Q। ठीक है, Q सॉलिड है, लेकिन हमसे यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है,
पी, क्या पी की फिक्स शेप और सॉलिड होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो गैस है। दैट मीन्स ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। तो दोनों ऑप्शन क्या है आपके? इनकरेक्ट है। सो दैट इज व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकियों में क्या हो रहा है? किसी में एक करेक्ट है, किसी में एक इनकरेक्ट है, किसी में दोनों इनकरेक्ट है, बट दिस इज द ओनली ऑप्शन जहां पे आपके दोनों कंडीशंस जो आपको क्वेश्चंस में गिवन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एंड दैट इज व्हाई इट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड पैट योर बैक। यस, सी शाबाश टू योरसेल्फ फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से आपको अपने आप को शाबाश बोलना है, क्योंकि आपने जंग जीत लिया, आप लास्ट तक पहुंच चुके हैं मैम के साथ साथ। So there is only one point from my side, my dear students. Believe in yourself. क्योंकि अगर आप अपने आप में विश्वास करते हैं तो आप दुनिया का कोई सा भी काम कर सकते हैं। पढ़ाई ही नहीं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप अपने आप में बिलीव करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।